Hello everyone, welcome to our channel. I am Ashish. In this video we'll discuss about the next heading, that is the adaptation. So adaptation basically refers to change in the number, size, phenotype, metabolic activity or function of cell in response to the changes in the environment. So basically अगर environment में change आ रहा है और change उस cell को, particular cell को डैमेज के अलावा नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है. सो स्ट्रेस इज़ लाइक बेसिकली इफ़ देयर इज सम इंक्रीज वर्कलोड, मसल सपोज आपका स्केलेटल मसल पे वर्कलोड बढ़ गया, आप जिम जा रहे हैं, वर्कलोड उठा रहे हैं, आयरन लिफ्टिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रेस बढ़ गया आपके सेल्स पे. तो देयर शो हाइपरट्रॉपी मीन्स इंक्रीज इन साइज. As they are the permanent muscle, they can't multiply. That's why they're showing the response to the increased workload by increasing their size. और सपोज और डेली लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, सपोज ये एग्जाम्स नहीं है, यू स्टडी फॉर सेवरल आवर्स, तो अपना रूटीन उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं ताकि आप पूरा पोर्शन कवर अप कर सकें. वाले एग्जाम्स आर 2 months और 3 months अवे, आप दोबारा रूटीन उस हिसाब से अडेप्ट हो जाता है ताकि नॉर्मल एकदम मूवीज़ देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं कोई, तो उस हिसाब से चेंज हो जाता है. सो अडेप्टेशन बेसिकली दैट टाइप ऑफ sort of example you can take, that is the similar the cell do. Cell will do this adaptation by changing the size, metabolic activity or function of the cell, or they will change some phenotype also. So we'll divide the adaptation basically of actually 2 types. If there is adaptation to some physiological changes, that is called the physiological adaptation, or there may be some adaptation due to some pathological causes. So let's discuss that. सो अडेप्टेशन आर बेसिकली 2 types. फिजियोलॉजिकल कॉजेज को अडेप्टेशन हो रहा है, दैट्स कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, और ड्यू टू सम पैथोलॉजी सम अडेप्टेशन इज अराइजिंग, दैट्स कॉल्ड द पैथोलॉजिक अडेप्टेशन. ओके, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन यूजुअली रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स ऑफ सेल्स टू नॉर्मल स्टिमुलेशन बाय हार्मोन्स और सम एंडोजिनस केमिकल मीडिएटर्स. एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है दैट यू कैन कोट फॉर द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. सो इफ देयर इज सम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, देयर इंक्रीज in the size and the number of the cells of the uterus to withstand the pregnancy or hold the fetus. But if the pregnancy does not happen, the cell regresses and the normal structure and functioning of the uterus is attained, because the adaptations are basically the reversible changes. और पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन की बात किया जाए तो दीज आर रिस्पॉन्सिव टू स्ट्रेस दैट अलाउड सेल्स टू मॉड्यूलेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड थस एस्केप इंजरी. अब बेसिक वर्ड्स में कोट किया जाए इसको, तो सेल्स अपनी नॉर्मल फंक्शन से हट के कोई और फंक्शन कर लेती है या कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर लेती है जो नॉर्मल से थोड़ा अलग होता है ताकि वो जो इंजरी है या फिर जो स्ट्रेस है उसको विथस्टैंड कर सके. ठीक है, एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल दें तो स्मोकर्स में क्या होता है, स्क्वेमस मेटाप्लेशिया शो होता है. अब इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल एपिथेलियम होती है हमारी सेल में, सॉरी द लाइनिंग की, एल्वोलाई की, वो चेंज हो जाती है टू विथस्टैंड द एस्केप द इंजरी. तो बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल यू कैन कोट फॉर द पैथोलॉजिकल एडेप्टेशन. बेसिकली क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है स्मोकर्स की, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या कौन सा एपिथेलियम बनाया करता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, उससे हट के चेंज हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, इसलिए उसे बोलते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेशिया. मेटाप्लेशिया इज बेसिकली अ चेंज इन विच द वन अडल्ट सेल चेंज टू द अदर टाइप, नॉर्मल से दूसरे टाइप में चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं मेटाप्लेशिया, और इसमें स्क्वेमस मेटाप्लेशिया दिखता है. स्क्वेमस मेटाप्लेशिया मतलब नॉर्मली जो सेल क्या होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है उससे चेंज होकर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में हो जाती है, इसलिए बोलते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेशिया. जो पहले वर्ड आते हैं मेटाप्लेशिया के, वो उस टाइप ऑफ सेल्स को सिग्निफाई करता है जो अडेप्टेशन के लिए बन जाती है, जो चेंज होने के बाद जो सेल्स होती हैं वो उसको सिग्निफाई करता है. इसी डिटेल हम देखेंगे आगे. तो अडेप्टेशन बहुत ही टाइप से हो सकते हैं, जैसे कि एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, तो हम उसका भी डिस्कशन करेंगे. So as I told you, adaptation can be of following types: hypertrophy, hyperplasia, metaplasia और atrophy. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हाइपरट्रॉफी से. तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस वर्ड को, हाइपर एंड ट्रॉफी. ट्रॉफी बेसिकली मीन्स ग्रोथ. ओके, ग्रोथ. The word trophy means growth and hyper means increased. So how can you define? This is basically increase in the cell size which will finally lead to the increase in the size of the organ. So बहुत ही simple definition you have to quote for the hypertrophy. You can quote like this: there is basically increase in the cell size. Trophy means growth. Okay. What about the mechanism? There is increased production of cellular proteins. तो सेल साइज कैसे ग्रो कर रही है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स. एंड कौन से सेल्स में यूजुअली शो होता है? तो ये परमानेंट सेल्स या नॉन डिवाइडिंग सेल्स में शो होता है.
अब देखिए हाइपरट्रॉफी का बहुत ही क्लासिक एग्जांपल अब लें अगर, तो स्केलेटल मसल्स जो बॉडी बिल्डर्स में होती हैं वो क्या स्केलेटल मसल्स होती हैं, वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, परमानेंट सेल्स हैं, तो उन पर डिवीजन तो हो नहीं सकता। तो ओनली वे दे कैन अडेप्ट टू द इंक्रीज वर्कलोड इज बाय द इंक्रीजिंग इन द साइज टू सस्टेन दैट इंक्रीज लोड। तो बेसिकली आप एग्जांपल को दे सकते हैं स्केलेटल मसल्स इन द बॉडी बिल्डर्स। तो बेसिकली स्केलेटल मसल्स आर परमानेंट सेल्स और द नॉन डिवाइडिंग सेल्स, और cells which has a limited capacity to divide can also show hypertrophy, which is basically increase in the cell size. तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो कोई भी अडेप्टेशन होगा ना वो दो टाइप का हो सकता है, इधर कभी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो हाइपरट्रॉफी फिजियोलॉजिकल कब देखी जाती है, प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या होता है। देखिए यूट्रस में बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल, यूट्रस और ब्रेस्ट दोनों में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया दोनों दिखता है। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन द साइज, हाइपरप्लेशिया मतलब इंक्रीज इन नंबर। तो यूट्रस में दोनों में दिखता है, आप दोनों में कोड कर सकते हैं इस एग्जाम्पल। तो प्रेग्नेंट यूट्रस बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एंड ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। स्केलेटल मसल्स के एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कब दिखती है, देखिए जब हाइपरटेंशन होगा तो स्केलेटल जो कार्डियक मसल्स होती हैं उन पर लोड बढ़ जाएगा, वो मोर प्रेशर सस्टेन करने के लिए अडेप्ट कर जाएंगी। दैट्स बेसिकली मोस्ट कॉमन जो देखी जाती है वो देखी जाती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये बेसिकली आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए हाइपरट्रॉफी पे, जो बेसिकली विच मीन्स इंक्रीज इन द सेल साइज। अब हम अगर देखें नेक्स्ट टाइप ऑफ अडेप्टेशन जिसे बोलते हैं हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया मतलब हाइपर मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है, प्लेशिया इज द बेसिकली द नंबर। तो डेफिनेशन हाउ कैन डिफाइन इट, सो इफ देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल दैट विल बेसिकली कॉल्ड द हाइपरप्लेशिया। इंक्रीज इन नंबर basically occurs in an organ that stems from the increased proliferation either of differentiated cell or in some cases it may be the less differentiated progenitor cells. हाइपरप्लेशिया occurs in cells capable of division यानी कि डिवाइडिंग सेल्स में हाइपरप्लेशिया शो होता है, while नॉन डिवाइडिंग सेल्स में हाइपरट्रॉफी शो होता है। Same as in the case of the hypertrophy, hyperplasia is again divided into physiological hyperplasia and pathological hyperplasia. Physiological hyperplasia further divided into two parts, hormonal और compensatory. अब कंपनसेटिंग एग्जाम की बात किया जाए तो किसी ऑर्गन का कुछ पार्ट नॉन फंक्शन हो गया और ड्यू टू सम कंपनसेट करने के लिए एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन अपने फंक्शन को कंपनसेट करने के लिए हाइपरप्लेशिया शो कर सकता है। जैसे एग्जांपल है, अगर हिपेक्टोमी कराया जाए, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लिवर अपने रिमूव कर लिया है, तो लिवर कैन इंक्रीज इन द सेल्स और इंक्रीज इन द साइज बाय डिवाइडिंग द सेल्स, ओके। और हार्मोनल चेंजेस की बात किया जाए तो यूट्रस एंड ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी एग्जाम्पल आपको बताया, आप दोनों में कोड कर सकते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया में। और पैथोलॉजिकल कॉजेज की बात किया जाए तो दे आर हार्मोनल एंड दे में शो एग्जाम्पल इंक्लूड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। तो एज द एज इंक्रीजेज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इंक्रीज इन द बॉडी, दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन डिवाइडिंग ऑफ सेल्स नियर द प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड में पर्टिकुलर पार्ट में देखा जाता है पेरी यूरिथ्रल एरिया, मतलब यूरिथ्रा के सराउंडिंग में जो होता है प्रोस्टेट का पार्ट, देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स अराउंड दैट। उससे क्या होता है, देयर इज डिफिकल्टी इन द पासेज ऑफ यूरिन इन स्पेशली इन मेल्स। फीमेल्स की बात किया जाए तो उसमें दिखता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया इन विच देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। और आपके पास कोई पेशेंट आता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया का, आपसे पूछता है क्या डॉक्टर आप मुझे कैंसर के चांसेस हैं, तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया में कैंसर के चांसेस उतने नहीं होते, या फिर जब सेल्स का जो नंबर है डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो जाए तभी होता है। पर जबकि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया शो हो रहा है, देयर आर वेरी मच चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, और आपको फॉलोअप पूरा करना है सारे प्रोसीजर्स। अब यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट है, आपको बताया हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया ब्रेस्ट और यूट्रस में दोनों में दिखता है, प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी में, ठीक है। पर आपको आंसर ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में आते हैं क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहला आंसर जो होगा आपको मार्क करना है ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और यूट्रस ये ऑप्शन नहीं है तो आपको मार्क करना है यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेविड यूट्रस, जो रॉबिन्स में दिया हुआ है। तो लेट्स सी डायग्राम, उसमें आपको ये प्रोलिफरेशन हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया शो होगा। सो ये रॉबिन्स का डायग्राम है। इफ़ यू कंसंट्रेट ऑन द डायग्राम नंबर ए, जो राइट साइड आपको स्मॉल दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, दैट्स द नॉर्मल यूट्रस, दैट द नॉर्मल साइज ऑफ द यूट्रस, एंड यू कैन सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी how much the size of the uterus is enlarged, that's by shown by both hypertrophy and hyperplasia, and it's something called the gravid uterus. तो gravid uterus basically refers to the uterus during pregnancy, जैसे मैं आपको थ्योरी में बताया। अभी जो बी फिगर है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करिए नॉर्मल सेल्स को यूट्रस के, और जो सी है ड्यूरिंग द हाइपरट्रोफिक मसल, यू कैन सी द साइज ऑफ द सेल हैज़ इंक्रीज्ड वेरी मच।
नेक्स्ट टाइप ऑफ अडेप्टेशन जो सेल बेसिकली शो कर सकती हैं दैट्स कॉल्ड द एट्रॉफी। एट्रॉफी का मतलब होता है, अब वर्डल मीनिंग की बात की जाए यानी कि लिटरल मीनिंग की बात की जाए अगर, तो एब्सेंस ऑफ ग्रोथ। तो दैट्स बेसिकली हाउ यू कैन डिफाइन अ एट्रॉफी। सो देयर इज डिक्रीज इन द सेल साइज और देयर डिक्रीज इन द सेल नंबर। डिक्रीज इन सेल साइज ड्यू टू द लॉस ऑफ सेलुलर सब्सटेंस। जब इंक्रीज इन सेल साइज क्यों हुआ था? ड्यू टू इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और द सेलुलर प्रोटीन्स। और डिक्रीज इन सेल साइज क्यों हो रहा है? लॉस ऑफ द सेल सब्सटेंस। अब मैकेनिज्म क्या है? डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, जस्ट अपोजिट ऑफ द जब इंक्रीज सेल साइज का कॉज था। और देयर इज इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन बाय द यूबिक्विटिन प्रोटीज पाथवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है और इस सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आपको ये याद रखना है, यूबिक्विटिन प्रोटीज पाथवे की वजह से हमारा प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है और ये एट्रॉफी में यूजुअली प्रोनाउंस्ड होता है। आप कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स में इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल एंड द पैथोलॉजिकल कॉजेज। फिजियोलॉजिकल में जो एट्रॉफी शो होते हैं, थाइमस एज अ एज ग्रोस, थाइमस डिक्रीज इन साइज। सो यू कैन कोट द बेसिक एग्जांपल ऑफ द थाइमस एंड द नोटोकॉर्ड। ये जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं यूजुअली दे रिग्रेस और शो एट्रॉफी। और एक और क्लासिकल एग्जांपल आप ले सकते हैं, यूट्रस आफ्टर पार्टुरेशन। एंड पैथोलॉजिकल एग्जांपल में क्या था? डिस्यूज एट्रॉफी, डिनर्वेशन एट्रॉफी विच इज़ ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई और दे मे बी सम डिक्रीज इन द न्यूट्रिशन। तब सेल्स एट्रॉफी शो कर सकता है। और डिक्रीज ब्लड सप्लाई है तो न्यूट्रिशन बेसिकली नहीं पहुंचेगा और एट्रॉफी शो हो जाएगी। अब डिस्यूज एट्रॉफी क्या होती है? सपोज अगर किसी से फ्रैक्चर हो जा रहा है, अब फ्रैक्चर है बोन में और बोन के कवर ऊपर मसल्स हैं, तो इनमें मसल्स का मूवमेंट नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली अब मसल्स का मूवमेंट नहीं होगा तो मसल्स का जो साइज़ होगा शॉर्ट हो जाएगा, सेल्स का जो साइज़ है वो श्रिंक कर जाएंगी। तो दैट्स कॉल्ड द डिस्यूज एट्रॉफी। और डिनर्वेशन एट्रॉफी में क्या होता है? अगर सपोज एक मसल है, ठीक है, नॉर्मल बोन है और इसके ऊपर मसल लाई कर रही है और मसल एक पर्टिकुलर नर्व से सप्लाई हो रही है। अब वो उस पर्टिकुलर नर्व अगर डैमेज हो जाए तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल विल नॉट टेक प्लेस एंड अगेन सेल्स की श्रिंक कर जाएंगी। दैट्स कॉल्ड द डिनर्वेशन एट्रॉफी। नेक्स्ट टाइप ऑफ adaptation that a cell can show is the metaplasia. Metaplasia is a change in the one of the adult cell type. आपको वेरी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, एक पर्टिकुलर सेल एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाए। सपोज स्क्वैमस एपिथेलियम से सिलेटेड एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम बन जाए या कॉलमनर एपिथेलियम से स्क्वैमस एपिथेलियम बन जाए, तो उसे बोलते हैं हम मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया मीन्स बेसिकली द चेंज ऑफ द सेल टाइप. So it is a change in which the one of the adult cell type is replaced by the another cell type. Okay, तो दिस इज चेंज इज बेसिकली रिवर्सिबल. अगर जो स्ट्रेस मूव हो जा रहा है तो दोबारा नॉर्मल कंडीशन अराइज हो जाएगी, नॉर्मली सेल जो नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट थी वो आ जाएंगे. इट इज टू द रिप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स का बेसिकली क्या होता है, वो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं और किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं. अब जब स्ट्रेस आता है तो इनकी रिप्रोग्रामिंग हो जाती है. तो सपोज इनको लेफ्ट डायरेक्शन में पर्टिकुलर सेल्स बनाई थी, प्रोग्रामिंग भी जैसे राइट डायरेक्शन में दूसरी सेल्स बना सकती हैं जो कि उस पर्टिकुलर कंडीशन को अच्छे से होल्ड कर सकें, विथस्टैंड कर सकें. अब तीन बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स इसमें आते हैं. पहला जो आप स्टार्टिंग में डिस्कस किया, स्पेसिफिकली एपिथेलियम इन द स्मोकर्स. ड्यू टू स्मोकिंग देयर इज चेंज इन द और स्ट्रेस इन द एपिथेलियम. तो जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलम एपिथेलियम नॉर्मली प्रेजेंट होती है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, वो चेंज हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में. तो इसे हम बोलते हैं स्क्वैमस मेटाप्लेशिया. ये कौन सा टाइप का मेटाप्लेशिया है, जो फाइनल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं वो डिसाइड करती हैं. ठीक है. और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, और इसको नहीं पता ये क्या होता है तो बेसिकली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा. जो लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस होता है यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. जब एसिड रिफ्लक्स से डैमेज होने लगती हैं, यानी इन पे स्ट्रेस की कंडीशन राइज होती है, तो ये चेंज हो जाती हैं कॉलमनर एपिथेलियम. सो इसका नाम क्या हम क्या देंगे, किस टाइप का मेटाप्लेशिया है, आई थिंक सबको गैस कर सकता है. फाइनल सेल जिस टाइप की होती हैं कॉलमनर, तो इट इज़ बेसिकली कॉल्ड द कॉलमनर मेटाप्लेशिया. इसको हम बैरेट्स इसोफेगस भी कहते हैं और बहुत ही कॉमनली यहाँ क्लिनिकल क्वेश्चन है. और दैट्स द बेसिकली द कॉलमनर लाइन इसोफेगस. नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम स्पेशली इन द लोअर पार्ट, और एसिड रिफ्लक्स वजह से स्पेशली इन द गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज ये चेंज हो जाता है कॉलमनर एपिथेलियम में. अब विटामिन ए की डिफिशियंसी से स्क्वैमस मेटाप्लेशिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर बॉडी डेफिशिएंट है या पर्सन डेफिशिएंट है विटामिन ए में और प्लस एक स्मोकर भी है, तो द मैनी चांसेस ऑफ द स्क्वैमस मेटाप्लेशिया. तो दो एग्जाम्पल हम डिस्कस किए, वो एपिथेलियल मेटाप्लेशिया के एग्जाम्पल है, यानी कि एपिथेलियम में चेंज आ रहा है. एक अनदर टाइप का मेटाप्लेशिया हो सकता है, दैट्स कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया. सपोज एक स्केलेटल मसल है और उसमें हेमरेज हो जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर हेमरेज हो जा रहा है,
ठीक है, यहाँ पर हेमरेज हुआ। तो हेमरेज के बाद अब हमने जब सेल्स को दोबारा आइडेंटिफाई किया तो पता चला यहाँ पर बोन का सपोज कुछ और टाइप के कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज हम बोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक पर्टिकुलर डिजीज़ वो हम बोलते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। तो एग्जांपल हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेशिया का। तो इस तरह हमने चारों टाइप ऑफ अडेप्टेशन देखे, कौन कौन से, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेशिया। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस प्लीज़ कमेंट जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।